तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बायोगैस बनाने की विधि एवं इसके उपयोग और महत्व, अधिक पैदावार हेतु अंगूर के बागों में जरूरी प्रबंधन, अधिक पैदावार हेतु चना की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, हमारे राज्य के अधिकतर किसान गाय और भैंस का पालन करते हैं और इन पशुओं के गोबर का उपयोग गोबर गैस के रूप में किया जाता है, तो ऊर्जा और खेती के लिए अच्छी खाद मिलती है। तो किसान भाइयों, गोबर गैस बनाने और इसके महत्व तथा उपयोग पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये एक ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। अगर किसान भाई एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी। इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी
ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं, उसकी लागत 15 से 18,000 बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें, या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 1.5-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं, उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसको फेफड़े खराब होते हैं और रसोई खाली हो जाती है। इन सब चीज़ों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आँखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आने वाले जो समय में जो है मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। हो सकता है कि कल शाम को थोड़े से बहुत हल्के बादल जो है कई इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है मौसम खुश्क रहेगा और कोई बारिश आने की संभावना नहीं है। जहाँ तक मौसम की बात है, मौसम जो है 28, तापमान जो है न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास चल रहा है और अधिकतम जो है 28.4 या 5 mm के आसपास चल रहा है। अधिकतम तापमान जो है सामान्य के आसपास है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2-2.5 डिग्री जो है ऊपर चल रहा है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि किसान भाइयों को या किसी तरह का कोई फसलों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना हो। जहाँ तक सरसों की बिजाई का है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हरियाणा में ऑलमोस्ट जो है सरसों की बिजाई पूरी हो रही है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बहुत किसी किसान भाइयों की कुछ मजबूरी की वजह से रह गया है तो वो अपना 1-2 दिन में जो अपनी बिजाई पूरी कर ले तो अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लेट बिजाई करने से सरसों में जो है लेट में सफ़ेद रतुआ और एफिड का अटैक काफ़ी हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि अपनी जल्दी से जल्दी सरसों की बिजाई कर ले। जहाँ तक गेहूं की बिजाई की बात है, गेहूं की बिजाई मेरे ख्याल में जो पूरे हरियाणा में ज़ोर से चली हुई है और किसान भाई को अपनी गेहूं की बिजाई जो है पूरी कर लेनी चाहिए। जहाँ तक जौ का जो बिजाई है मोस्टली जो है वीट के बाद हम करते हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो थोड़े 10-15 दिन के बाद जो है जौ की बिजाई भी, अगर उनके पास खेत खाली है तो वो जौ की बिजाई भी कर सकते हैं। जहाँ तक चने की बात है, चने की भी बिजाई जो है जोरों पर चली हुई है। जहाँ भी जो तापमान जो है तापमान के हिसाब से समय सही अनुकूल है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने,
इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अंगूर की खेती हमारे हरियाणा राज्य के जींद, हिसार, रोहतक आदि जिलों में की जाती है और जिन किसान भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं उनमें फल बनने शुरू हो गए होंगे। इस समय बागों में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी आगे चलकर गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार मिल पाएगी। तो अंगूर के बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार। अंगूर में कैनोपी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और कैनोपी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक पौधे के अंदर हमें कितनी शाखाएं रखना है, जो हम निर्धारित करते हैं जब हमारी कटिंग होती है। ये अभी जैसे सितंबर के माह में कटिंग हुई है तो इस समय हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें प्रति पौधे कितनी शाखाएं रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन शाखाओं की लंबाई कितनी होना चाहिए। सामान्य तौर पर जितनी लंबी शाखाएं, जितनी लंबी केन्स होती है, पीछे जो बंच हमारा आता है उसके लिए वह उतनी ही अच्छी होती है। गर्मी के दिनों में अप्रैल के अंदर इसमें हमने गोबर की खाद नीचे खोद करके और एक पौधे के पीछे लगभग 2 टोकरी गोबर की खाद हमने डाली और उसके ऊपर हमने गेहूं की भूसी जो होती है वो डाली और उसके बाद अप्रैल के अंदर हम जो कटिंग करते हैं तो कटिंग के बाद में जो हमको केन्स या हमारी जो शाखाएं हैं वो भी हमने समेट करके और ये जो पाली है अंगूर की उसके ऊपर हमने डाल दी। इससे हमें 2 फायदे हो गए। एक तो ये, चूँकि अंगूर के पौधे के अंदर गर्मी के दिनों में प्रति पौधे 16 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और हमारे यहाँ पानी की कमी है। जिन क्षेत्रों में भी पानी की कमी है खास करके गर्मी में, वहाँ ये बायोमल्चिंग इवोपोरेशन को रोकने के लिए, वाष्पीकरण को रोकने के लिए बहुत ही सहायक होती है। बारिश इसके अंदर हुई और उसके बाद ये सड़ करके और बहुत अच्छा खाद अभी बन गया है, तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में अभी भोजन मिल रहा है, अच्छा खाद मिल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा कि इसके अंदर जो कैन्स है या जो लीफ का एरिया है वो बहुत अच्छा है और हमें आगे इसको रोकना पड़ रहा है। रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्रकाश का जो सन का जो पेनेट्रेशन है, जो प्रकाश जो है वो गुच्छे तक और निचले हिस्से तक, नीचे के पत्ते तक आना चाहिए और ज़्यादा पत्ते होने की वजह से वो नीचे के भाग में नहीं आ पा रहा है और आगे चल करके ये एक समस्या भी पैदा हो सकती है इसकी वजह से कि हमारे जो बंच है वो उसमें पूरी शुगर नहीं आ पाती। तो इसके लिए चाहे खाने वाले अंगूर हो या प्रसंस्करण वाले वाइन वाले अंगूर हो, हमें इस अवस्था में इस समय जो है वो आगे से हमको इन कैन्स को रोक देना चाहिए, जिससे ये इसकी पूरी एनर्जी जो है वो बंच के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। हमारे जिन किसान भाइयों ने खाने के अंगूर लगा रखे, टेबल प्रजाति के अंगूर लगा रखे हैं, उसमें अभी बंच थिनिंग का समय चल रहा है और डिपिंग का समय चल रहा है। अभी बंच थिनिंग में थोड़ा समय है। अभी जैसे फ्लावरिंग स्टेज के समय कुछ बेरीज को हम ड्रॉप कर देते हैं, कुछ नेचुरल थिनिंग भी होती है और कुछ हम बंच थिनिंग, जैसे ये बंच दिख रहा है हमारा। अब ये चूंकि प्रसंस्करण वाइन प्रजाति के अंगूर है इसलिए हमें इस काम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बंचेस ऐसे ही होते हैं, खाने वाले में भी कोई अंतर हमें इस समय नहीं दिखाई देता है। तो इसके अंदर से हम लोग इसके अंदर से हम लोग ऐसे पूरे इसमें से छोटे छोटे जो इसके जो गुच्छे, जो अंदर के जो गुच्छे हैं, इनको हम कैंची से काट करके और कुछ समय बाद उसमें से हम लोग निकाल देते हैं ताकि इस बंच के अंदर
पूरी गैप बनी रहे और ये जो बेरीज हमको दिख रही है इसकी साइज बढ़ने में पूरी मदद मिले। हम जो एक्सपेक्टेड साइज चाहते हैं वो करीब 24 mm से 26 mm की साइज हम लोग एक्सपेक्टेड चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। साथ ही एक बंच के अंदर 250, 250 से 300 बेरीज की संख्या होनी चाहिए, जो कि हम इसे आइडियल मानते हैं। डिपिंग बेरी की साइज को बढ़ाने के लिए डिपिंग की जाती है। जनरली 3 बार डिपिंग की जाती है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड का से डिपिंग की जाती है। पहले हम लोग 200 लीटर के ड्रम के अंदर दवाई का घोल बनाते हैं और 1 लीटर के मग के अंदर इसको डिप करते हैं। 5 सेकंड के लिए, 3 से 5 सेकंड के लिए बंच को उसके अंदर रखते हैं और फिर उसको निकाल के थोड़ी देर तक मग को ऐसे रखते हैं ताकि ये पूरा जो पानी उसके अंदर दवाई लगी रहे वो टपक के मग में आ जाए, नीचे नुकसान ना हो हमारे दवाई का। फिर दूसरे बंच में हम लोग उसकी डिपिंग करते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस, जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे की जाती है, फिर ये अभी इस अवस्था में की जाती है और इसके करीब 15 से 20 दिन के बाद में उस अवस्था में की जाती है। वर्तमान समय में अभी चूंकि नवंबर का माह चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो समय ठंड का समय हमारे यहाँ है ये, तो इस समय में हमको अभी, और बेरी भी बढ़ रही है तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में इसको चाहिए। आप 2-3 घंटे जो है हम लोग ड्रिप से सिंचाई करते हैं इसमें, तो ये मान के चलिए आपके 15 से 20 लीटर, ज़्यादा भी हो जाएगा पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 से 20 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन तो चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे ठंड का समय है तो जैसे मटर में हमारे किसान भाई देखते पाउडरी मिल्ड्यू आती है, तो वैसे पाउडरी मिल्ड्यू की कुछ शिकायत इसके अंदर आ सकती है। तो आप जो मैनकोजेब या टाइथेनियम 45 वगैरह का स्प्रे करते रहें, बीच बीच में रिडोमिल एलिएट वगैरह का भी स्प्रे करते रहें, तो पाउडरी की समस्या नहीं आएगी। और मोटे या मौसम परिवर्तन जैसी स्थिति बनती है, पानी गिरता है या बारिश होती है, तो उसमें डाउनी मिल्ड्यू आने का खतरा बना रहता है। तो आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करते रहें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे किसान भाई यदि इसका ध्यान रखते हैं तो जो हमको जिस क्वालिटी की फसल चाहिए होती है वैसी हम फसल इसमें बना सकते हैं। हमारे हरियाणा राज्य के जो किसान चना की बुआई करना चाहते हैं वो इससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब इसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर बुआई की जाए। तो चना की वैज्ञानिक तरीके से बुआई के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। जैसा कि हम देखें कि आमतौर पर जो दलहनी फसल है उनका आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, तो उसमें रबी जो सीजन होता है, शरदकालीन सीजन जिसे हम कहते हैं, उसमें चने का सबसे अधिक महत्व है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी फसल का दलहनी फसलों में मिलता है। शरदकालीन बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक मान के चलते हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है और जो सिंचित एरियाज हैं वहाँ पर इसको हम 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसके उत्पादन में मुख्य बिंदु ये हैं कि सबसे पहले तो बुआई के लिए उपयुक्त मृदा का चुनाव करना आवश्यक है। मृदा इस तरह की होना चाहिए कि जिसमें जल भराव न होता हो, क्योंकि दलहनी फसलों में जल भराव सबसे अधिक हानिकारक होता है। दूसरा, इसमें देखें कि कहीं भी क्षारी उस तरह की मृदा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हल्की मृदा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो बलुई दोमट मृदा है उपयुक्त मानी जाती है। अब इसकी तैयारी की बात आती है तो चने के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो ढेले युक्त ही अच्छी मानी जाती है, जिससे कि जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाती रहे और ये हवा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को एकत्रित करते रहते हैं। तो मिट्टी के चुनाव में यही ध्यान रखें जब बुवाई के समय उसमें उपयुक्त नमी होना चाहिए। यदि नमी की ज़्यादा कमी है तो पलेवा जिसे हम कहते हैं और सिंचाई बुवाई से पहले की वो कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अच्छा अंकुरण हो सके। इसके बाद आती है कि उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव किया जाए। चने में हम देखते हैं कि 2 तरह का उत्पादन करने के लिए उगाते हैं, एक तो देसी चना जिसे कहते हैं आप, और दूसरा होता है काबुली चना। देसी चने में हम देखें कि उत्पादन आमतौर पर प्रजातियों का अच्छा होता है, जिसमें हम देखें इसी के साथ जो काबुली चना है उसमें
कि अब हम इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद उर्वरक में आप देखेंगे कि इस चने को 20 से 25 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। इसी के साथ साथ 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता है। फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय आप उपयोग कर लेना चाहिए और नाइट्रोजन की भी संपूर्ण मात्रा जो 20 से 25 किलो है वो भी इसी के साथ उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लगे। हम देखते हैं कि बीज की मात्रा बुवाई के अनुसार निर्भर करती है। काबुली चने की मात्रा क्योंकि बड़ा दाना होता है इसलिए इसकी मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और जो देसी चना जिसे कहते हैं हम उसमें लगभग 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। इसके साथ बीजोपचार परम आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि चने में जो बीजोपचार करते हैं जैसे कहते हैं कि FIR सिस्टम्स, इसके अकॉर्डिंग हम देखें पहले तो हम फफूंद जो बीमारियां लगती हैं जड़ सड़न हो या बीज सड़न वाली उनके नियंत्रण के लिए इसके बीज को उपचार करते हैं। तो इसके लिए या तो आप ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है वायु फंगस है इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करके बीजोपचार करें या हम देखें कि इसमें कार्बनडाजिम फफूंदनाशी है उससे इसके बीज को उपचार कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो चने की फसल में आती है उसमें हम कहते हैं कि कल्चर। एक तो राइजोबियम जो कल्चर होता है जो कि नाइट्रोजन की बचत करता है और इसलिए करता है कि उसमें जो मृदा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको मिलाने के लिए ध्यान रखें कि आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं और इसको बीज पे छिड़क देंगे जिससे कि जो राइजोबियम कल्चर है अच्छी तरह बीज की प्रत्येक सतह पर चिपक जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फास्फोरस दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस फास्फोरस के लिए उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB फास्फोरस घोलनशील जीवाणु जो आता है उसकी भी 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से राइजोबियम कल्चर के साथ ही मिलाकर उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस फसल का अच्छा उत्पादन मिलेगा। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कल्चर से उपचार करने के बाद बीज को धूप से बचाना चाहिए। शाम के समय इसको बुवाई करें। बुवाई आमतौर पर किसान हम कहते हैं कि लाइनों में हल द्वारा या फर्टिसीड द्वारा करना चाहिए जिसमें लाइन से लाइन की दूरी हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। बुवाई में देखें कि गहराई इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए जिससे कि जड़ों का विकास सही होता है और कम नमी की दशा में भी फसल अपने को सहनशील बनाती है और पौधा मजबूत होता है। तो इस तरह से बुवाई में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखें कि इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग की बात आती है तो बुवाई के बाद पेंडिमिथिलिन जो शाकनाशी दवा है इसका उपयोग करना चाहिए। इस दवा की 3.3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलें और इसको जब चने की बुआई हो जाए उसके दूसरे दिन खेत में छिड़काव कर दें स्प्रे मशीन द्वारा। तो उससे हम देखेंगे कि इसमें सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कोई भी नहीं जमते हैं। इस तरह से फसल आपकी अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चाइनीज समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
इस समय किसानों के खेतों में गन्ना की फसल खड़ी हुई है, तो किसान भाई कुछ उन्नत कृषि विधियों को अपनावें, वह फसल संरक्षण का ध्यान रखें, तो इससे अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और होने वाले नुकसान से, कीड़े, बीमारी इत्यादि जो नुकसान पहुंचा देते हैं, उससे बचा जा सकेगा। तो इस समय किसान भाइयों को गन्ने की फसल में जो देखने वाली बात है मुख्य रूप से ये है कि एक तो उर्वरक जो प्रबंधन है वो बुवाई के समय दिया होगा, वो ठीक है। इसके बाद भी जो नत्रजन का जो तीसरा भाग दिया जाना है वो यूरिया के रूप में उसको 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई गन्ने की फसल में देवें, ताकि हमारे गन्ने की फसल की बढ़वार अच्छी तरह हो सके और अच्छा पौधा रहे और हमारे उपज अच्छी हमारे किसान भाइयों को मिल सके। इसके अलावा किसान भाइयों को सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। तो गन्ने की फसल में अब 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब सर्दी थोड़ा सा बढ़ जाएगी उस समय हम 25 से 30 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। इन सब के बाद गन्ने की फसल में कई कीड़े बीमारी भी लगते हैं, इन पर नजर रखना आवश्यक है, अन्यथा ये काफी नुकसान फसल को पहुंचाते हैं। इसमें दीमक का प्रकोप गन्ने में होता है, तो खड़ी फसल में यदि दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है तो क्लोरोपाइरीफोस नाम की एक दवा है, 4 लीटर क्लोरोपाइरीफोस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त रहती है। इसको सिंचाई के समय दिया जा सकता है। इसका तरीका किसान भाई या तो ये करें कि जब हम सिंचाई दे रहे हैं, हम अपने गन्ने की फसल में जब सिंचाई कर रहे हैं, तो नाली के ऊपर जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पे किसी डिब्बे इत्यादि में क्लोरोपाइरीफोस भर करके उसमें हल्का सा छेद कर दें और बूंद बूंद करके उस पानी में क्लोरोपाइरीफोस दवा जो गिरती जाएगी और पानी के साथ साथ हमारे खेत में चली जाएगी और उससे दीमक का प्रकोप हट जाएगा या कम हो जाएगा या उससे हमें निजात मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है, यदि जहाँ गन्ने की फसल छोटी है वहाँ ये हो सकता है, बड़ी फसल में तो ये संभव नहीं है कि 4 लीटर क्लोरोपाइरीफोस को बारीक मिट्टी में मिला लें और उस मिट्टी को खेत में फेंक दें और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो इससे भी क्लोरोपाइरीफोस हमारे खेत में दी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया है, ये छोटी फसल में ही संभव होगा, बड़ी फसल में ये संभव नहीं होगा। यदि बड़ी फसल है तो उसमें जो मैंने पहले बताया है कि सिंचाई के साथ बूंद बूंद करके 4 लीटर क्लोरोपाइरीफोस 1 हेक्टेयर में देना सुनिश्चित करें, ताकि दीमक के प्रकोप से हमारे गन्ने की फसल को बचाया जा सकता है। गन्ने की फसल में छेदक, जिसको अंग्रेजी में बोरर बोलते हैं, ये भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये 3 तरह से, इसमें जड़ छेदक भी लगता है गन्ने में, तना छेदक भी लगता है और शीर्ष छेदक, जिसको टॉप बोरर भी कहते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को एक दवा आती है मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। तो ये अपना जो छेदक है, जो चाहे वो जड़ छेदक है या तना छेदक है या शीर्ष छेदक है, इसका नियंत्रण इस दवा से हो जाता है। तो किसान भाई इस दवा का बिना कोई देरी किए हुए छिड़काव करें, ताकि इस कीड़े से गन्ने की फसल को बचाया जा सके। इसके साथ साथ क्लीन कल्टीवेशन भी इसके लिए आवश्यक है। तो जो भी खेत की गन्ने की कटाई के बाद जो कचरा इत्यादि है उसको जला दें, ताकि इसका प्रकोप आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा गन्ने की फसल में एक सफेद मक्खी और पायरिल्ला नाम का कीड़ा भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी, जैसे मैंने अभी बताया, कि क्लीन कल्टीवेशन बहुत आवश्यक है। कचरा या डंठल जो भी है उनको जला करके अपनी गन्ने की फसल को साफ रखें। छिड़काव के लिए मिथाइल डेमोटोन की नाम की एक दवा है या क्विनाल्फास नाम की दवा है, इनमें से कोई सी भी एक दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें, तो ये सफेद मक्खी और पायरिल्ला वाले कीड़े से गन्ने की फसल को बचाया जा सकता है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राजमा की सफल खेती के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। सेब के बागों में अरबी की सफल खेती पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।